हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स फ्रॉम द क्लास 12th टॉपिक। ओके बेटा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो बेटा देखो, मॉडर्न फिजिक्स का मेजर पार्ट अपन कवर करने वाले हैं जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का आता है, 12 मार्क्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 12 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल का वीडियो डालूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, वो न्यूमेरिकल का ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बट अगर इतना कर लेते हो तो ये 12 मार्क्स आपसे कोई नहीं। ठीक है, चक दे इंडिया देखिए ना, तो ये वो टाइम है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये कर लिया तुमने तो ये तुम्हारे मार्क्स पक्के। समझ में आता है बेटा? तो देखो, स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के साथ। तो देखो, डुअल नेचर मतलब कि क्या होता है, दो बिहेवियर शो कर रहा है। एक कौन सा होता है, वेव नेचर, और एक हम क्या रखते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो लाइट हैज टू नेचर, वन इज द वेव नेचर, सेकंड वन इज द पार्टिकल। तो भाई वेव नेचर को जो एक्सपीरियंस किया था, जिसने एविडेंस दिया था, वो क्या था, इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफरेंस। इनने आपको समझाया था कि जो वेव है वो क्या शो, मतलब लाइट है वो क्या शो करती है, वेव। और पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन हुआ था किससे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक। जब आपने मेटल सरफेस पे इसको ऐसा लाइट को भेजा था तो ये टकराने की जगह कई जगहों पर से पास हो गई, कई जगहों पर से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फ्री स्पेस ऑफ द मेटल। ठीक है, तो फोटो, और कई जगहों पर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, मतलब ये जब ऐसा यहां पर गिरी तो इसने क्या हो गया, एनर्जी दी होगी इलेक्ट्रॉन को, और जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा ये बाहर आ गया। तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब इन्होंने क्या बोला, भाई यही तो क्या था, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। भाई वेव मतलब वेव तो है लाइट का, लेकिन इस फिनोमिना के कारण हमको यह पता चला कि सिर्फ वेव नहीं है। तो इसलिए डुअल नेचर ऑफ लाइट हम पढ़। समझ में आया बेटा? अब फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फोटोन का मतलब होता है, इट इज द बंडल ऑफ लाइट और पैकेट ऑफ लाइट कैरिंग एनर्जी। समझ में आया बेटा? अब यहां पर से आप देखो, लाइट है तो मतलब इसके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी, इसी के पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो भाई ये जो एनर्जी होती है ऑफ अ फोटोन, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। क्या लिखते हैं हम, एच न्यू। तो भाई आप एक बात समझो, एनर्जी इक्वल टू आपने क्या लिखा, एच न्यू। अब ध्यान से समझना, भाई न्यू इक्वल न्यू इंटू लैम्डा बराबर क्या होता है, सी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई न्यू बराबर क्या लिख दोगे आप, सी बाय लैम्डा। समझ में आया? तो भाई ई बराबर आपके पास क्या बन जाएगा, एच सी बाय लैम्डा। समझ में आया बेटा, क्या बन जाएगा, एच सी बाय लैम्डा। जिसमें ये जो एच है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आया? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्डा हम क्या लिखेंगे बेटा, वेवलेंथ। ठीक है, अब एच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे बेटा, केजी, मतलब यूनिट क्या आ जाएगी, केजी, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। समझ में आया? ये आ गई एच की वैल्यू। अब आप समझो कि भाई आपको यहां पर जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आंसर में यूनिट जो होगी एनर्जी की, वो जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई। आपके पास कन्वर्जन है। समझ में आया? अब आप देखो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, इतना क्लियर होता है तो हम आगे चलेंगे इस पे। देखो आगे क्या बोल रहा है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द बेसिक डेफिनेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। At the emission of electrons from a metal surface is known as photoelectric, is known as photoelectric
फोटो मतलब कि क्या, आपने लाइट गिराई, इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इसलिए टोटल मिला के क्या बन गया बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक। अब यहां पर से कुछ ऑब्जर्वेशन हुए थे भाई, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व करा कि लाइट को अगर हम गिराते हैं तो भाई क्या हो रहा है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक। अब हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्वेशन करा था ये कैसा हो गया था बेटा, एक्सीडेंटली। लेकिन उसने कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह कुछ नहीं दिया था हर्ट्ज ने, लेकिन लिनार्ड ने क्या करा, उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करा और उसने समझा कि भाई जब हम लाइट गिरा तो रहे हैं तो क्या सारी लाइट से एमिशन हो रहा है क्या, उसने बोला नो, हर लाइट से एमिशन पॉसिबल नहीं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही एमिशन होता है, और वो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद एमिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द photoelectric effect requires a minimum frequency known as the threshold, ठीक है, द मिनिमम frequency required for photoelectric effect is known as threshold frequency, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ लिख दोगे तो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बन जाए, आई बात समझ में। नाउ इलेक्ट्रॉन एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको बताया अभी कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे ये लाइट गिराने के कारण, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये काय में आपको देखने को मिलेगा बेटा, अल्कली मेटल्स, कि जब आप अल्कली मेटल्स पे रे गिराओगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक। अब आप और अगर थोड़ा सा और डीप में बात करूं तो भाई आप ये देखो, जैसे कि एक मेटल है तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही फोटोन इसके ऊपर गिरेगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे बाहर आ जाएगा। तो जब ये इससे बाहर आ जाएगा तो ये अब क्या बन चुका है बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बन चुका है ये, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसका हमको सारी चीजें पढ़ना है कि ये कैसे हुआ, क्या एनर्जी आई, ये सभी पढ़ना है बस। इतना बेसिक अगर आपने याद कर लिया तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान। देखो स्टार्ट करते हैं आगे। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, दैट इज यूवी लाइट एनहांसेस स्पार्क डिस्चार्ज, मतलब जैसे ही आपने यूवी लाइट गिराई तो भाई ये क्या हुआ, मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आने, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा था बट ये हो गया था, समझ में आया। कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस थियोरेटिकली, ये समझा नहीं पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन कब बाहर आ रहा है कब नहीं आ पा रहा, बट हाँ ये जरूर बोल दिया था कि लाइट गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। समझ में आया बेटा। अब देखो लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, तो लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अच्छी हुई, क्यों अच्छी हुई, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट द बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड। समझ में आया। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये वही बात है कि आप एक बात समझो कि अगर मान लो आपको एक नया मोबाइल खरीदना, ठीक है, तो आप घर वालों को क्या लालच दोगे, या फिर आपके घर वाले आपको क्या लालच देंगे, भाई आपसे अगर अच्छे नंबर लेके आना है, मान लो आप ठीक से अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके घर वाले आपको क्या लालच देंगे कि भाई तेरे को मोबाइल देंगे, पहले तो इतने नंबर ले। तो वो जो नंबर है, ठीक है, लालच तो आपको दिया गया, बट जो नंबर है वो क्या है कि मिनिमम इतने नंबर लेके आ तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वन। थ्रेशोल्ड मतलब होता है मिनिमम, समझ में आया। नाउ इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है कि लाइट अभी गिराई और पता चल रहा है 2 दिन बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप क्या होगा, आपने एग्जाम लिखी, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के जस्ट बाद आप बोलोगे चलो अब मोबाइल खरीदना है, समझ में आया नहीं आया। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कुछ गैप आएगा इसमें, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इसने और भी चीज बताई, इसने सिर्फ इतना बोल के नहीं हट गया कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया काम हो गया, नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी।
इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट इट डिपेंड्स ऑन दी इंटेंसिटी। आई बात समझ में बेटा? ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट मार्क करना, ठीक है, और उस टाइम पे मेरे को याद करना। आगे चलते हैं। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नो, व्हाट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक? भाई आप एक बात समझो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उसके ऊपर ही बेस्ड है। काय के ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ। अब इनने क्या बोला कि भाई आपने एनर्जी जो गिराई, मतलब मान लो एक लाइट गिराई, तो ई बराबर क्या हो गया? एच डी, दैट इज द एनर्जी इंसिडेंट। इसको हम क्या लिख देंगे? एनर्जी। अब आप एक बात समझो कि भाई एच न्यू तो गिरा दी, अब एच न्यू में से कुछ खर्चा हुई काय में? वर्क फंक्शन, दैट इज फाई। फाई हम क्या लिखेंगे बेटा? वर्क फंक्शन ऑफ, प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द एनर्जी विद द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। अब इनने क्या बोला? ये फाई जो है, ये क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मतलब ये मेटल टू मेटल क्या कर जाएगा बेटा? वेरी कर जाएगा। समझ में आया? अब आप देखो, आपने क्या लिखा? एच न्यू। ये फाई जो है, इसको हम लिखते हैं एच न्यू नॉट, प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ में आया बेटा? अब आप देखो ध्यान कि भाई आपने क्या बोला कि मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ एक फंडा लिया, दिस इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब, ये देखो लाइट यहां पर से आके इस पे गिर रही है, कलेक्टर, दिस इज द मेटल प्लेट, ठीक है, इसको आपने ऐसा कनेक्ट करना है और इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। अब आप एक बात बताओ कि भाई अगर मान लो पोटेंशियल यहां पर है, पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन इज डिक्रीजिंग, तो भैया हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ आई तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस डायरेक्शन डेफिनेटली। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव से लगा दिया और इसको नेगेटिव से लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है? रिटार्डिंग पोटेंशियल क्रिएट। क्या कर रहा है बेटा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो रिटार्डिंग पोटेंशियल जो क्रिएट कर रहा है, इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रुकेगा। समझ में आई बात? यहां पर से आपके पास लाइट गिर रही है इस पे, तो भाई दिस इज द लाइट गिरना और दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आपने क्या लिख दिया? एच न्यू माइनस एच न्यू। ओके, अब आप ध्यान कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैंने बोला इसको आप किसके बराबर लिख दो? वी नॉट के। भाई चार्ज इनटू पोटेंशियल, वी नॉट। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला मैंने बेटा? द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा बोल दो, नेगेटिव पोटेंशियल required to stop the maximum kinetic energy electron from reaching second plate is stopping potential। ठीक है बेटा? इज स्टॉपिंग। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो क्या बनेगा? ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना? ई को इस तरफ लेके जाओ तो वी नॉट बराबर क्या बनेगा? एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू में न्यू नॉट। समझ में आया? ध्यान से। अब यहां पर देखना, मैं अगर फ्रीक्वेंसी को सी बाई लैम्डा लिख देता हूं, तो वी नॉट बराबर क्या बनेगा बेटा? एच
c by e into 1 by lambda minus hc by e into 1 by lambda naught. Lambda naught is the threshold frequency, threshold wavelength, or nu naught is the threshold frequency. Now this is known as the Einstein photoelectric equation. This is the basic equation, Einstein photoelectric. ठीक है बेटा, अब ये तो बेटा स्टार मार्क कर लेना, न्यूमेरिकल में नहीं समझ में आए कि क्या करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन इसका दिख जाए, फॉर्मूला लगा के आ जाए, फॉर्मूला भी लिख दिया तो बेटा बोर्ड में नंबर मिले। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर से देखो, अपने पास क्या बनेगा, बी नॉट आ गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजरमेंट। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर देता है, करंट को कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहुंचने ही नहीं दे रहा ना। आप ये बात को समझना बहुत ध्यान से कि भाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, दैट इट इज नॉट अलाउइंग द इलेक्ट्रॉन टू रीच द सेकंड प्लेट। और अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं तो भाई यहां पर से क्या करंट बहेगा नहीं, क्योंकि ये तो इवैक्यूएटेड चेंबर है। तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट आएगा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक। तो ये मेजरली आपको पढ़ना। अब देखो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस तो दैट विल increases number of फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इसके कारण क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, ये याद रखना। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो देखो आगे देखते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने क्या लिखा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखना, अगर आपने दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बेटा? अब आप देखना, इनके बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और लेट्स से ये ऐसा। समझ में आया? एनर्जी वर्सेस, अब इसको मैंने बोला मेटल ए एंड दिस इज मेटल। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी न्यू नॉट ए एंड ये आ जाएगी न्यू नॉट बी। ठीक है बेटा, अब आप एक बात समझो, आपको ये चीज समझ में आई, ये तो मैंने लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी है। मेटल ए और मेटल बी के लिए अलग अलग क्यों है, बिकॉज द वर्क फंक्शन विल बी डिफरेंट, और वर्क फंक्शन डिफरेंट मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। ये बनाया ना, हाँ ठीक। तो भाई आप एक बात समझो, हम ये कह सकते हैं कि न्यू नॉट बी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट ए, मतलब कि वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। ये आपको याद रखना, ठीक है? तो अगर आप देखना ध्यान से, ये लाइन जहां पर इसको कट कर रही है ये क्या बनेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका जो स्लोप होगा वो आपको किसके बराबर देगा बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। अब एक और चीज याद रखना, इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस it will decrease maximum kinetic energy। ठीक है बेटा, अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे
तो उससे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, आपको समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या लिखोगे, एच सी बाई ई 1/λ 1/λ0। तो भाई अब जो स्लोप आएगा वो आपको क्या दे देगा, अगर मैंने 1/λ वर्सेस ये बनाया, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि भाई हमने तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ बना दिया, अब इस केस में बताओ स्लोप क्या बनेगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ का अगर ग्राफ दे दिया तो इसका जो स्लोप होगा बेटा वो आपको क्या देगा, ध्यान से सुनो, एच सी बाई ई की वैल्यू, सॉरी नॉट एच सी बाई, बेसिकली एच सी, कहां से आ गया पता नहीं, ये क्यों लेके आया मेरे को ये पता नहीं, ये गलत लिख दिया था, ये ध्यान रखना। अरे भाई एच सी बाई लैम्डा लिखोगे ना, तो इसका स्लोप आपको किसके बराबर मिलेगा बेटा, एच सी के बराबर। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो देखो बेटा, फोटो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आपको लेना है एक्स एक्सिस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द वाई एक्सिस, so it is directly proportional, it is directly proportional। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, इसका बेटा इंटेंसिटी, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और ऑलवेज रिमेंबर कि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विथ इंटेंसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इस तरफ आ रहा है बेटा इंटेंसिटी, समझ में आया बेटा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना सिखाई, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। तो भाई आप वी नॉट बराबर देखो क्या बन रहा है, एच बाई ई इंटू में न्यू माइनस एच बाई ई इंटू में न्यू नॉट। अब मेरे को क्या बोला गया कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इसका ग्राफ बनाओ, तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, और इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, वी नॉट मतलब कि क्या बनाया मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब आप देखना इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे देगा बेटा, एच बाई ई, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे देगा बेटा, एच बाई ई। ध्यान से समझ में आया सबको, ठीक है। देखो बेटा, इसी के साथ मैं आपको एक और ग्राफ भी समझा देता हूं, कि अगर मान लो आपको दिया जाए कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बताओ, क्या है, पोटेंशियल वर्सेस करंट, फोटो करंट के बीच। तो ध्यान से देखना बेटा, ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस, इधर की साइड क्या लेना है आपको, फोटो करंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या ले लेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है यही आपके पास क्या आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है ना। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, बट ये इंटेंसिटी I1 I2 एंड I3 है ना। तो आप देखो करंट बढ़ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, करंट बढ़ेगा, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी अनअफेक्टेड,
द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी अनअफेक्टेड, दैट यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू रिमेम्बर। ओके बेटा, अब आप ध्यान से सुनना। अगला मतलब ये स्लाइड मैंने ऐड करा है क्योंकि मेरे को एक पॉइंट बताना था बस इसलिए। फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या बनाना था बेटा, फोटो करंट, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही चल रहा है ना, तो पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट बना ले। अब आप देखना ध्यान से क्या ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो यहां पर से देखो ये क्या आ रहा है, फोटो करंट, और इधर आएगा पोटेंशियल, है ना। अब देखना ध्यान से, ये हैंड ग्राफ है बेटा, देखो मेरी ड्राइंग तो वैसे भी बेकार ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या बन रहा है, माइनस का वी नॉट वन, ये बन रहा है माइनस का वी नॉट टू, और ये बन रहा है माइनस का वी नॉट थ्री। अब आप देखो फोटो करंट इज कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। क्या है, सैचुरेटेड करंट। और इसी को ये मतलब फिक्स्ड वैल्यू, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना भाई, हमने क्या बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो क्या आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वी नॉट थ्री इज ग्रेटर देन वी नॉट टू इज ग्रेटर देन वी नॉट वन। भाई हमको तो मैग्नीट्यूड ही देखना है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड केस। भाई यहाँ मान लो यहाँ पर न्यू थ्री है, यहाँ पे न्यू टू है, और यहाँ पर न्यू वन है, तो हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी इन द थ्री इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी इन द टू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी इन द वन। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, क्लियर है ये। आगे चलते हैं, मैटर वेव्स। तो वेव नेचर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। तो भाई इसने क्या बताया मैटर वेव्स ने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट के पास ही पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर है। समझ में आया भाई, लाइट है तो हम बोलते थे वेव, पार्टिकल है तो हम बोलते कोई वेव का लेना देना नहीं। बट इसने समझाया कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है, बट किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ मूविंग पार्टिकल। डबल अंडरलाइन कर दिया बेटा। एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि वेलोसिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक मास का आपको पता होना चाहिए, वैसे कोई इतना यूज नहीं है। नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जनरली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में नहीं देखने को मिलता इतना ज्यादा, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होती है। होता है, मना नहीं कर रहे हैं, बट होता है। समझ में आया बेटा, आगे चलते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बताया, एवरी पार्टिकल हैज एन एसोसिएटेड वेवलेंथ। जैसा कि भाई उसने बोला, वेव मैटर वेव्स में, कि भाई पार्टिकल के पास वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी, पर बहुत कम होगी, या तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो ये जो लैम्डा आता है बेटा, ये किसके बराबर आता है, एच अपॉन में मोमेंटम। ये पी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। तो यहां पर से देखो लैम्डा बराबर क्या बना, एच अपॉन में एम। ठीक है, v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, हालांकि अपने सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है हमको, तो यहां से अपने को क्या बनता है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक स्टार्ट। समझ में आया। अब देखो आपको कुछ फॉर्मूले और दे रहा हूं मैं, जो आपको याद रखना। ठीक है, ये देखो बेटा, एच अपॉन एम वी। अब देखो मेरे को आप एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय टू एम, ये सबको याद होगा, है ना। तो यहां पर से देखो पी बराबर में क्या लिख सकता हूं, रूट टू एम के इज द काइनेटिक एनर्जी, याद रखना के बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनता है। तो यहां पर से आप क्या बना सकते हो, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एम के। अब एक बात बताओ, अभी अभी काइनेटिक एनर्जी को लिखना सिखाया मैंने, क्यू इंटू वी। भाई आपसे बोल देगा कि चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करा वी पोटेंशियल से, तो आप बताओ वेवलेंथ कितनी।
तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/v। क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/v। ये क्या हो जाएगी आपके पास, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद द वेव पोटेंशियल। समझ में आया। आपसे बोल सकता है थर्मो आयन, भाई एमिशन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, थर्मायनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो थर्मायनिक के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, 3/2 kBT, इसके टर्म्स में भी आपको निकाल, ठीक है। अगर जनरली आपको मास का पूछते हैं बेटा, तो आपको ये याद रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर नहीं भी पता है तो जो आपकी सीबीएसई बुकलेट होती है ना बेटा, उसमें सबसे आगे लिखा रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी वैल्यूज को मतलब भूल नहीं जाना है, ठीक है। कितना बनेगा 1.6, नहीं सॉरी, कितना आएगा ये 9.1 इंटू में 10⁻³ ठीक है बेटा। चार्ज कितना बनेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सेम, बस सिर्फ साइन का अंतर आता है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का अंतर आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg बेटा, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। एंड द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा। अब आप एक बात याद रखना, सुनना ध्यान से जरा, थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, जिसके बाद एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लैम्डा। अब एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सी होता है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो यहां पर से एनर्जी को अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, यूज कर लेना हर जगह, मैक्सिमम अपन यही यूज करेंगे जब कल न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है। लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया हो तो डायरेक्टली इसमें रखो, आपको एनर्जी काय में मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 12400 बाय लैम्डा काय में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। जब अगर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा हो, एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो, तो आप यहां पर डालो, सीधे सीधे आपको एनर्जी जो आएगी बेटा वो काय में मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, मैक्सिमम सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के मैंने इसी स्लाइड में रख दिए, आपको ये स्लाइड अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये स्लाइड आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक और चीज बताई देता हूं कि अगर मान लो m ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, फॉर इलेक्ट्रॉन, आपको एक फॉर्मूला याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो सॉल्व करने का तरीका मैंने दे दिया, 1.227 बाय अंडर रूट v नैनोमीटर। आपको सिर्फ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की वैल्यू डालनी है एंड यू कैन गेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग बेटा एटम्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एटम्स। हमने क्या कंप्लीट कर लिया, डुअल नेचर खत्म कर दिया, अब हम एटम्स की तरफ चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ना है हमको, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, few deflected through large angles and conclusion atom mostly empty space। तो देखो बेटा यहां पर से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई ये यहां पर क्या था, न्यूक्लियस रख दिया। अब न्यूक्लियस इनने बोला कि भाई इसके आसपास जो होता है, क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को मतलब अल्फा पार्टिकल को ऐसा फेंका, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट अनडिविएटेड, कुछ इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए थीटा एंगल से, समझ में आया बेटा। और कुछ ने क्या कर दिया, रिटर्न मार दिया, कुछ ने क्या कर दिया, रिटर्न मार दिया, और कुछ ये इस तरीके से पार हो गए, समझ में आया बेटा। तो ये जो कुछ डेविएट हुए थीटा एंगल से, हमने उनने एक नाम दिया, दैट इज द इंपैक्ट पैरामीटर। तो बी इज द इंपैक्ट पैरामीटर कि आपने कितना ऊपर या नीचे फेंका। तो देखो स्कैटरिंग एंगल का डेरिवेशन नहीं है, स्कैटरिंग एंगल का डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
तो बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा/2 अपॉन में के। ठीक है, के क्या है इसमें बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थीटा इज व्हाट? स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। ओके बेटा, अब आप ध्यान से समझना कि जब आप b इक्वल टू 0 डाल दोगे तो कॉट थीटा/2 बराबर होना चाहिए 0। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री। मतलब कि जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, पार्टिकल पूरा सीधा गया और उससे टकराए बिना वापस आ गया। तो ये हमने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। एक मिनट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड और कुछ जो हो गए डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये जो डिफ्लेक्शन वाला है ये आपको बस इतना ही पढ़ना है कि स्कैटरिंग एंगल थीटा था, तो ये फॉर्मूला बना। इसमें आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा पार्टिकल फैलेगा, दूर दूर जाएगा। समझ में आया? इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जहां पर इफेक्ट। आई बात समझ में बेटा? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो बेटा, इनने क्या बताया? इनने एक तो ये चीज बताई कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था कि ऐसा ऐसा मेटल फॉइल लगाई, इलेक्ट्रॉन गन से आपने क्या बम्बार्ड करा और यहाँ पर एक ZnS की प्लेट लगा दी जो कि ऐसी मूवेबल प्लेट थी, वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को कैप्चर। अब आप ध्यान से समझना भाई, फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 180 डिग्री भी आ रहा है, कम एंगल भी आ रहा है, कुछ अनडेविएटेड भी जा रहे हैं। और एटम जो होता है ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। एटम जो होता है वो कैसा आएगा बेटा? ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा। कुछ कुछ ये आके ऐसे कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर भी जाएंगे। कुछ कुछ आके ऐसे परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री पे, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े निकल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स पे जाएगा। बट एक जो जिसका बी 0 है, जिसके लिए बी 0 है, वो कितना हो गया? 180 से डेविएट हो गया। अब इसके पास वो मान लो मैंने बोला R0 डिस्टेंस, तो ये R0 हम क्या बोलेंगे? दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ। भाई मैंने बोला कि हमने इसको v वेलोसिटी से, ठीक है, हमने इसको v वेलोसिटी से, तो भाई हम क्या बोलेंगे? भाई बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने बोला दूर पे इसका कोई ज्यादा इफेक्ट। भाई जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो, मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री आप जानते हो। तो भाई जेड इज द एटॉमिक नंबर। ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पे। भाई प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो भाई अगर आप देखेंगे बाय कूलम्स लॉ, भाई मैं क्या लिखूंगा? हाफ एम बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू के जेड ई इंटू में ई बाय R0 का स्क्वायर। भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो भाई 20 हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है? के जेड ई स्क्वायर बाय R0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये के को रख लो वैल्यू, कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उनने तो R0 निकालने का बोला था, तो R0 बराबर क्या बन रहा है? अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में काइनेटिक एनर्जी, इंटू में क्या आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में जेड ई। तो देखो बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा कुलम्बिक रिपल्शन आएगा, उतना दूर तक रह जाएगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो तुम्हारी रोड पे लड़ाई हो गई, अब तुमने देखा हल्का पतला इंसान है, तुम पास तक चले जाओगे लड़ने, लेकिन तुमने देख लिया कि भारी भरकम इंसान है, तुम दूर भागोगे कि नहीं भागोगे? कम दूरी तक जाओगे उसके। तो ये वही चीज बात। तो जेड जितना ज्यादा उतना भारी भरकम इंसान। समझ में आया ना? उतना भारी भरकम। क्लियर है बेटा? अब देखो आगे चलते हैं। दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरा चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो कहां पर होगा? न्यूक्लियस पे होगा, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड के स्टेटमेंट थे, बट रदरफोर्ड का लिमिटेशन कहां पर आ गया कि एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड द लाइन स्पेक्ट्रम। भाई एक तो ये क्या नहीं समझा पाए कि भाई ये रेडिएशन छोड़ रहा है, दूसरा एटॉमिक स्टेबिलिटी वाले ही इनने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो आके घूम के एक दिन तो गिर जाएगा, तो एटम बिल खत्म। समझ में आया? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। इनके बाद आए हमारे बोहर बाबा। तो बोहर पोस्टुलेट ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। समझ में आया कि भाई जैसा सन के अक्रॉस अर्थ घूम रहा है वैसा ही न्यूक्लियस के अक्रॉस कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझ में आया बेटा? तो इलेक्ट्रॉन मूव्स इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब उसको आपने क्वांटाइज किया है। समझ में आया? नो रेडिएशन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है घूमते घूमते। वो कब रेडिएशन छोड़ेगा, व्हेन इट मेक्स द ट्रांजिशन, व्हेन इट मेक्स द ट्रांजिशन, so it radiates when during the transition। समझ में आया बेटा? रदरफोर्ड ने ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन नहीं किया था, रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं किया था, बट बोहर ने सारी चीजों के बारे में बताया। समझ में आया बेटा? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस ही हैज रिटन दैट mvr is equals to nh upon 2। उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, सो इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2। समझ में आया बेटा? तो बेटा ये MVRN तो हो गया। अब मैंने रेडिएशन के बारे में भी बात करी। तो रेडिएशन वाले में क्या बोला उनने कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ने एक ट्रांजिशन करा, इसकी इनिशियल एनर्जी मान लो EI थी, फाइनल एनर्जी मान लो EF हो गई, तो EI माइनस EF बराबर उनने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू H। नाउ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। समझ में आया बेटा? इसको ही आप सी बाई लैम्डा कर देंगे, तो इससे बेटा पहले वाले से क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। किससे बताई थी ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब कुछ आ सकता है। ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम बता दिया, नो रेडिएशन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, और रेडिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बता दिया। आगे चलते हैं, दैट इज द बोहर मॉडल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दैट यू नीड टू रिमेंबर, that is Rn is directly proportional to n square, velocity of electron is 1 upon n, and energy of electron in the nth orbit is 1 upon n square proportional। सारे डेरिवेशन डिराइव करना है। सबसे पहली बात कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी बोली, तो पॉजिटिव चार्ज क्या ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? बोलो यार, कुलम्स लॉ के हिसाब से मैंने आपको बताया था। जिनने वो वीडियो नहीं देखी है जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वीडियो देखो, आपको आना चाहिए ये सब चीज। तो भाई अगर मैं बोलूं तो सेंटर पे जो चार्ज है टोटल वो कितना है, Z इंटू। तो भाई दो चार्ज है, उनके बीच में जो कुलम्बिक फोर्स होता है वो आप क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, दैट इज Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अब Rn ले लेंगे, भाई मैंने बोला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब यहां पर और तो कोई फोर्स है नहीं, तो यही फोर्स किसका काम करेगा बेटा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। So that is mv square by rn। Okay, now we have got a logic, that is half 1/4 pi epsilon naught z e square by rn square। ओके, एक rn से एक rn काट दो, तो यहां पर से देखो क्या बन जाएगा, mv square rn is equal to z e square अपॉन में 4 pi epsilon naught। ओके, ठीक है भाई। अब आप एक बात याद, क्या आपको मैंने बोला था MVRN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, प्लेस इट ओवर। ठीक है, V इंटू RN को सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां पर क्या बचेगा, MV और V MV, अरे यार MVRN को ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर से बचेगा V इंटू, इसको आप क्या लिख देंगे, NH अपॉन 2 पाई। तो यार V स्क्वायर था ना, तो एक V MVRN उधर में लिख दो बस, तो ये क्या हो जाएगा, Z E स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। So the velocity in the nth orbit
इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1/n। तो वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू में z बाय, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट। अब क्या ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सारी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, वेलोसिटी निकाल ली, तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? वेलोसिटी को यहाँ पे डाल दो, तो एम बी की जगह पर क्या डालोगे, ई स्क्वायर जेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू में एन इनटू में आर एन, दैट इज इक्वल टू एच एच अपॉन 2। आया बेटा बात समझ में? तो आर एन बराबर क्या बन रहा है, देखना ध्यान से, 2 से 2 को काट दो, ये बनेगा एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है जेड, नीचे आ जाएगा सॉरी, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, आई कि नहीं आई बात समझ में, रेडियस ऑफ दी nth ऑर्बिट, है ना। और साथ ही साथ आपसे क्या पूछता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी अभी मैं आपको बताता हूं, पहले इतना समझ में आया। अभी सुनना ध्यान से, आपसे साथ में पूछ सकता है टाइम पीरियड, मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाटसोएवर इट इज। तो भाई मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं, आप लोगों को डिराइव करना है। इफ यू नीड so you can tell me in the comment box, I will make the video on that as well, ठीक है। तो बेटा देखो Vn बराबर आप क्या लिखोगे, आर एन इंटू ओमेगा एन, Vn की वैल्यू डालो, आर एन की वैल्यू डालो, क्या ओमेगा एन आ जाएगा, ओमेगा एन आ गया, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो भाई ओमेगा बाय 2 पाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अरे बोलो यार, ओमेगा बाय 2 पाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। आया नहीं आया बात समझ में? अभी और ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एन आई ए, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या बनेगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई कैसे लिखेंगे, आई आएगा भाई चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड, दैट इज ई बाय टी, इनटू में एरिया, दैट इज पाई आर एन का स्क्वायर। ओके, टाइम पीरियड की वैल्यू डाल देना, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, बट हर तरीके से यूज करना है, इधर उधर करना है, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे हम लोग, तो देखो बेटा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे आ गए हैं, इसके पहले मैं थोड़ी सी एक बेसिक चीज आपको कराना चाहता हूँ, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर तो पूरा हो ही चुका है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सुनना ध्यान से जरा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, के टाइम्स ऑफ, के नहीं लिखते हैं यार, सृजन हो जाता है, के नहीं लिखते हैं। क्या लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इनटू में ये कितना हो जाएगा, माइनस ई। अब आप बोलोगे सर पहले तो लिया नहीं था माइनस ई, मेरे को पता था कि वो सेंटर की तरफ है, इसलिए नहीं लिया था, अभी चाहिए इसलिए ले रहे हैं, आर एन प्लस में हाफ एम वी एन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। वैल्यूज को प्लेस करो, टोटल एनर्जी बराबर क्या बनेगा, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एन की वैल्यू देखो अभी अभी निकाली ना, यहां पर से उठा के डाल दो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन
देखो बेटा, मास नंबर क्या बनेगा आपके पास, दैट इज द टोटल एटॉमिक नंबर प्लस में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो द मास नंबर विल बी इक्वल टू द Z प्लस में N। अब आइसोटोप क्या होता है, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इधर ही ले, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आइसोबार्स में क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है बेटा, और आइसोटोन्स के लिए क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। नाउ a इज द एटॉमिक सॉरी मास नंबर, a इज द मास नंबर। अब r नॉट की वैल्यू इसमें लिखिए 1.3 फर्मी, आप तो डायरेक्ट लेना 10 की पावर -15। फर्मी का मतलब fm का मतलब होता है 10 की पावर, f मतलब होता है 10 की पावर -15, फर्मी मतलब, ठीक है, 10 की पावर -15। और न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो देखो ना, मास बराबर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास मतलब आप क्या लिखोगे, दैट इज, अब देखना बेटा, ये जो मास है ये क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ए इंटू में मास ऑफ न्यूक्लियंस। मास ऑफ न्यूक्लियंस क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। वही ए इंटू में मास ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। ठीक है, तो ए इंटू में एम एन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या लिख सकते हो, आर नॉट क्यूब, ए का 1/3 था तो वो कट गया, इंटू में रो। तो ए से तो ए कट गया ना, तो रो बराबर क्या आ रहा है, एम एन अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट का। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एम एन क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, कांस्टेंट है। आर नॉट कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट आ गई तो डेंसिटी कैसी आ गई, कांस्टेंट। तो ये प्रूफ आ सकता है, अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई। ठीक है बेटा, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फोर्स, तो ये कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है बेटा, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, मास डिफेक्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड मास इज नोन एज द मास डिफेक्ट, इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, occurs due to the binding of nucleons और converted into the binding। अब मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल, कभी बूंदी के लड्डू बनाते हुए देखा है, ठीक है, तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए आप क्या करते हो, सारी बूंदी इसको, मतलब जो एक एक बूंदी होती है उसको आप क्लब करके ऐसे मेहनत करके बांधते हो तो लड्डू बन जाता है। बस वैसे ही बात है, एक एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लाके आपने मिक्स करके क्या बना दिया, लड्डू बना। तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्चा हुई होगी ना, तो वो जो एनर्जी है वो काय की कहलाएगी, बाइंडिंग। समझ में आया बेटा। अब मास में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है,
तो वही मास को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। आई बात समझ में? तो बड़ा, ये बाइंडिंग एनर्जी जो आई है, ये है मास इक्विवेलेंस, ठीक है, मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। तो भाई ये क्या थी इक्वेशन, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आए हो ना। तो यहाँ पर से एनर्जी क्या बन जाएगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर। डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट, और इसका भी फॉर्मूला आपके लिए आसान करके लेके आ गया हूं। आपको क्या करना है, डेल्टा एम इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस कर दे, ठीक है। सिर्फ ये डेल्टा एम काय में रख दोगे, एटॉमिक मास यूनिट में, एएमयू में रख दो, दैट्स इट। एएमयू में रख दोगे, सीधा आंसर मिल जाएगा, डेल्टा ई काय में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट इज डेल्टा एम? तो भाई डेल्टा एम क्या होता है, जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड इंटू में एम एन। ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो जेड इंटू एम पी प्लस में ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस में मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। आप समझो कि भाई मान लो आपने ऑक्सीजन बनाया, तो ऑक्सीजन में कितना होता है, O8O16। तो इसमें कितने होंगे, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अब इसका जो एटॉमिक मास आता है बेटा, वो कितना आता है, 16। बट इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास है, अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। तो यही जो डिफरेंस आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मास डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, मास डिफरेंस। अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। अरे भाई जितनी आपने लगाई है उतनी खर्चा भी करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मेजर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। क्या बताती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, कितनी स्टेबल न्यूक्लियस है, वो आपको कौन बताएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब आपकी ईबी अपॉन में ए, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे, ए। भाई ए क्या था, मास नंबर। मास नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ईबी बाय ए कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू, उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। समझ में आया? तो देखो बेटा, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। 100% इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएस, 100% इंपॉर्टेंट। अच्छे से याद कर लेना, मार्क कर लेना, ठीक है। किसकी सबसे ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एफई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर एफई एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 समथिंग, ठीक है, 9.3 आता है शायद, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। 9.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में कुछ नहीं, मतलब पर न्यूक्लियन है ये, ठीक है। कितनी आती है बेटा, 9.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप समझो, एफई के पहले जितने होते हैं, ये क्या शो करते हैं बेटा, फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन। ये क्या शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे आपके पास, फ्यूजन। और जो इसके बाद वाले हैं, ये क्या शो करेंगे बेटा, फिजन। फिजन का मतलब होता है बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तू, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब होता है छोटे न्यूक्लियस के मिलके बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। भाई ये क्या है, सारे अनस्टेबल हैं, ये सब स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं। तो ये फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एफी के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। इसी को हम लोग प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फिजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन कब होगा, जब आपका एलिमेंट जो है 56 से ज्यादा होगा उसका एटॉमिक मास नंबर, और अगर उससे कम होगा तो वो क्या शो करेगा बेटा, फ्यूजन शो, ठीक है। तो ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, यह मैंने आपको दिखा चुका हूं। डिक्रीजेस फॉर हैवी न्यूक्लियर एक्सप्लेन्स न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये हैवी न्यूक्लियर के लिए देखो आप, ये नीचे जाते जा रहा है। समझ में आया बेटा, ठीक है।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसमें। याद रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। देन द नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियर, और ये ऑकर होती है काय में, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। सोर्स ऑफ एनर्जी इज स्टार्स। ठीक है, मतलब कि आपको पता ही है जैसे कि सन में जो एनर्जी हो रही है, तो सन में एनर्जी काय के कारण हो रही है, फ्यूजन के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ओके, देन अच्छा, अभी के लिए तो बस इतना ही है बेटा। अभी देखो इसमें एक पार्ट छोटा सा बचा हुआ है, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो कि जब हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में ही काम में आते हैं। अभी मैंने आपको डीके का प्रोसेस समझाया है, मतलब अल्फा बीटा डीके बचा हुआ है, अल्फा बीटा गामा डीके। तो ये अगली वाली वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से, और मैं बेटा खास करके बोलूंगा, एक बात को याद रखना, जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं बेटा, आप लोग सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो अगला वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि ये 12 नंबर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। और ये बहुत आसान चैप्टर है बेटा, सेम आपको जेई मेंस में भी काम में आएगा। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। और नाउ आई एम मेकिंग अ बिग अनाउंसमेंट। अगर आप लोगों को नीड है कि आपको डाउट्स पूछने हैं, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आई विल बी कमिंग लाइव, लाइव, सॉरी, लाइव बोल दिया, लाइव तो है ही अभी। आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब फॉर एवरी डाउट्स, टू कैटर योर डाउट्स बेटा। कोई भी सिंगल डाउट होगा, कल की तारीख में मैं लाइव आ जाऊंगा, 18 तारीख को लाइव आ जाऊंगा, या फिर 19 तारीख को लाइव आ जाऊंगा। अगर आप लोगों को नीड है तो बेटा आप कमेंट डाउन कीजिए लाइव, और डेफिनेटली अपना डाउट मेंशन कीजिए। अगर 25 कमेंट कर दिए बच्चे आप लोगों ने, तो मैं गारंटी लाइव आऊंगा। जितनी देर आप लोग साथ में बने रहेंगे, उतनी देर में आपके डाउट्स बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू डिजिटल पाठशाला चैनल बेटा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अच्छे से देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सबके साथ बताओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।